हेलो एवरीवन, हमने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। ओके, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर हैड बिकम द मास्टर ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द कंट्री। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बैटल ऑफ बक्सर में जीत गई, इसके बाद ये रिचेस्ट प्रोविंस बन गई कंट्री की। ठीक है, मोर ओवर इट हैज़ सबड्यूड द अदर यूरोपियन पावर। सबड्यूड का मतलब है सबको हरा दिया है, फिर सबको नीचा कर दिया अपने से, और जितनी भी जैसे फ्रेंच है, ये यूरोप से पावर्स आई थी, उन सबको नीचा मतलब उनका स्तर नीचे गिरा दिया। दस इट बिकेम ईजी फॉर द कंपनी टू कंट्रोल थ्रू डायरेक्ट एनेक्सेशन और बाई फोर्सिंग द रूलर्स टू एक्सेप्ट इट्स अथॉरिटी। तो अब क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसके लिए बहुत आसान हो गया कंट्रोल करना पूरे एरिया को। अनेक्सेशन के तौर पे, अनेक्स करना मतलब किसी जगह को अपने कब्जे में लाके उसको आक्रमण करके, और या फिर फोर्सिंग या फिर लोकल लोगों को फोर्स करके अपनी अथॉरिटी उन पे जमाना, अपना डोमिनेट करना। ठीक है, न्यू पॉलिसीज लाइक सब्सिडरी अलायंस एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लेसर फॉर्मेलिटी टू मेक द एनेक्सेशन ईजियर, ताकि उनकी जो टेरिटरी है उसमें और ज़्यादा टेरिटरीज जुड़ती जाएँ। इसकी वजह से क्या क्या दो पॉलिसीज थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स की और सब्सिडरी अलायंस की, वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की। ओके, ब्रिटिशर्स ने। द एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर्स वर फॉट इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी। ओके, तो 1790s के आसपास ये वॉर्स हुए थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट द रूलर्स ऑफ मैसूर, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इन्होंने 3 रूलर्स से फाइट की, मैसूर के, हैदर अली और टीपू सुल्तान। मैसूर के रूलर्स थे। मैसूर सक्सीडेड बट द ब्रिटिश टुक द हेल्प ऑफ द निज़ाम टू हैदराबाद एंड डिफीटेड हैदर अली। तो क्या हुआ, मैसूर ने क्या किया, द सक्सीडेड, जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, हैदर अली को हराने में उनकी मदद ली है निज़ाम ऑफ हैदराबाद की। हैदर अली सन टीपू सुल्तान वेज टू वॉर अगेंस्ट द कंपनी एंड ही डिफीटेड एंड किल्ड इन द बैटल ऑफ सेरिगमपट्टनम इन 1799। तो हैदर अली का जो बेटा था उसने क्या किया, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन वो मर गया कितने में, सेरिगंगपट्टनम वॉर में 1799 में मर गया। आफ्टर दिस डिफीट द किंगडम ऑफ मैसूर ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश एंड द प्लेस न्यू रूलर हु वाज लॉयल टू द कंपनी। तो टीपू सुल्तान के मरने के बाद जो हैदराबाद था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, और ये जो कंपनी के प्रति लॉयल था वो निज़ाम बन गया हैदराबाद का, वहाँ का मैसूर का सुल्तान बन गया। एंग्लो मराठा वॉर जो था, तो मराठा वर एन इम्पॉर्टेंट पावर विच कंट्रोल पार्ट्स ऑफ डेक्कन। 3 पावर्स वर फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठास थी। तो मराठा था एक इम्पॉर्टेंट पावर थी, ठीक है, जो दक्कन एरिया को कंट्रोल करे थे, मतलब नॉर्थ एरिया को छोड़ के जो साउथ का एरिया था महाराष्ट्र का, उस पर कंट्रोल था मराठास का। 3 वॉर्स वर फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठास थी। तो 3 लड़ाइयाँ हुई मराठा स्टेट में और ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, एंड फाइनली ब्रॉड द मराठा पावर टू एंड। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन तीनों लड़ाइयों में मराठा को हरा के अपने कंट्रोल में मराठा महाराष्ट्र भी ले लिया। मोर ओवर दिस यूनिटी अमंग द रूलिंग मराठा क्लेन्स एंड देयर पावर स्ट्रगल ऑल्सो हेल्प इन द डिक्लाइन ऑफ द मराठा एम्पायर। दूसरा रीजन क्या था कि मराठा एम्पायर नीचे गिर गया, क्योंकि उनके डिसयूनिटी, मतलब वो एकजुट होकर नहीं लड़े ब्रिटिशर्स के लिए मराठा क्लेन्स, इसलिए वो नीचे गिर गया। The English East India Company could interfere in the internal matters. There were factionism in the Maratha state with different region group fighting among themselves. अब क्या था कि इनके बीच में, मराठास के बीच में कोई यूनिटी नहीं थी, वो एक दूसरे के बीच में लड़ते रहते थे, फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स। इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके जो कामकाज थे मराठा के स्टेट के, उनमें भी इंटरफेयर करते थे, अपना मत देते थे। ओके, इट वॉज अंडर लॉर्ड हास्टिंग दैट द पेशवा वॉज that throne and pensioned off. With this, the पेशवा's territory were annexed into the company's realm. और लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग आया, उसके बाद जो पेशवा थे वो डेथ थ्रोन हो गए और पेंशन ऑफ, उनको पेंशन भी मिलना बंद हो गई। विद द पेशवा टेरिटरीज बनाने, पेशवास की जो मराठास के पास पेशवास आए थे, बाजीराव पेशवा, उनकी जो टेरिटरीज थी वो कंपनी के कब्जे में आ गई। ओके, द एंग्लो सिख वॉर। तो एंग्लो मैसूर पड़ा, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख। तो ये मराठास थे, मैसूर के जो टीपू सुल्तान वगैरह था वो भी लड़ रहे थे, और सिख्स भी लड़ रहे थे कंपनी के खिलाफ। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, सिख किंगडम आया महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे, और उन्होंने अच्छे से आर्मी को ट्रेन किया, सिख आर्मी को, महाराजा रंजीत सिंह ने, और क्या हुआ, बहुत पावरफुल था। द किंग ऑल्सो मेंटेन अ क्वेश्चन बट फ्रेंडली रिलेशन विद द ब्रिटिश। तो ये जो किंग था सिख का, वो थोड़ा अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता था, ताकि
वो लोग रूल कर सके, कोई प्रॉब्लम ना आए उनके किंगडम में। हाउएवर दिस वाज द डेथ इन द विद हिज डेथ, लेकिन जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो मर गए 1839 में। सिविल वॉर ब्रोक आउट एंड द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। सिविल वॉर का मतलब है जो एक जगह पर, जैसे इंडिया है, अगर इंडिया में कुछ स्टेट लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश लड़ रहे हैं, तो वो होगा सिविल वॉर। एक कंट्री में अगर लड़ाई होती है वो सिविल वॉर होता है, और अगर एक दो कंट्रियों के बीच में होती है वो वर्ल्ड वॉर होता है। तो सिविल वॉर हुआ, इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठा लिया। द कंपनी देन अनेक्स पंजाब बट फाइटिंग टू वॉर अगेन। अनेक्स मतलब पंजाब को भी अपने कब्जे में ले लिया, जो कि सिख की टेरिटरी थी। आफ्टर फाइटिंग टू वॉर अगेंस्ट द सिख आर्मी, तो 2 वॉर लड़े सिख आर्मी के खिलाफ, और इन्होंने पंजाब को भी अपने में ले लिया। ओके। द एंग्लो नेपाल, अब नेपाल में भी लड़ाई हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे लोगों से लड़ा, तब इतना बड़ा एम्पायर बना पाई। द एंग्लो नेपाल वॉज टुक प्लेस व्हेन द नेपालीज एक्सपेंडेड देयर किंगडम इन कुमाऊं एंड गढ़वाल इन द ईस्ट एंड द अवध इन द वेस्ट। तो नेपाल के लोग कहाँ आने लगे? कुमाऊं और गढ़वाल में ईस्ट में, और अवध इन द वेस्ट इन रीजन में आने लगे इंडिया के। द डिफीट ऑफ द नेपालीज इन द बैटल्स लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ द गढ़वाल एंड द कुमाऊं इन द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। नेपालीज का क्या हो गया? बैटल में हार गए, और ये जो गढ़वाल और कुमाऊं था वो ब्रिटिशर्स की टेरिटरी के अंदर गिना जाने लगा, आ गया इंडिया में। इट ऑल्सो लेड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गुरखा सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी। जो गुरखा सोल्जर्स थे जो कि नेपाल के थे, वो ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हो गए इस डिफीट के बाद। ओके। सब्सिडरी अलायंस पढ़ेंगे। सब्सिडरी अलायंस जो थी, ये पॉलिसी थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो छोटी छोटी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ थी, मतलब जो जिनका एक राजा था और छोटा एरिया था, वो अपने कब्जे में लाएंगे तो बड़ा एरिया हो जाएगा। इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली ने ये बनाई थी ये सब्सिडरी अलायंस। एंड इट मेन फीचर क्या थी? एनी इंडियन रूलर एक्सेप्टिंग द सब्सिडरी अलायंस हैड टू कीप ब्रिटिश फोर्सेस विद इन हिज टेरिटरी एंड हैड टू पे टू एंड कीप द ट्रूप्स। अब क्या है कि इन्होंने कहा कि छोटी सी आपकी टेरिटरी है, तो आप हमारे अंदर अगर मिलाओगे, जो भी ये एक्सेप्ट करता था, जो भी कहता था ठीक है हम सब्सिडरी अलायंस मानते हैं, तो उनके लिए शर्त रखी गई थी कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो आपकी टेरिटरी जितनी भी है उस पर देखभाल करेगी, और आपको इन रिटर्न में ट्रूप्स को खाना देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। इफ़ द रूलर कुड नॉट मेक पेमेंट देन ही शुड टू सीड द टेरिटरी टू द ब्रिटिश। अगर जो उस प्रिंसिपैलिटी का रूलर है, लोकेलिटी का, अगर वो नहीं दे पा रहा है जिसको सैलरी ब्रिटिश आर्मी को, तो क्या करता? सीड मतलब देनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स को टेरिटरी वो। ठीक है। सेकंड क्या है? ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड रेसिडेंट वुड स्टे एट द कोर्ट ऑफ द रूलर। और क्या है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल है वो उस रूलर के रेसिडेंट कहलाता है, और वो वहीं कोर्ट में रहता था रूलर के। ठीक है, जहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट होता था। द रूलर हु गेव कंट्रोल ऑफ देयर फॉरेन अफेयर्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी वर गिवन प्रोटेक्शन बाय द कंपनी। और जो रूलर्स थे जिन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारे राज्य की देखभाल करेंगे, फॉरेन अफेयर भी देखेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया कि इसके बदले में हम आपको रक्षा करेंगे। ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स वर एक्सेप्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द रूलर। और जो नॉन फॉरेनर्स थे, जो इंडियंस थे, वो नॉन फॉरेनर वर एक्सेप्ट, नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स जो दूसरे देश से आए थे और इंग्लिश फॉरेनर्स थे, इंग्लिश बोलते थे, उन्हें हटा दिया गया रूलर के स्टेट से। आफ्टर 1/3 ऑफ द टेरिटरी बॉट अंडर द कंपनीज रूल वर मेड टू यूजिंग सच एग्रीमेंट्स। और कम से कम 1/3 जो भाग था ब्रिटिशर्स का इसी एग्रीमेंट के तहत आया था। छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज इसमें मिलने लगी थी, इसी के कारण क्या हो गया, इसमें वो बढ़ने लगा। कोचिन, जयपुर, त्रावणकोर, हैदराबाद, राजपूताना वर सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट विच एंटर्ड इन अ सब्सिडरी अलायंस। तो ये सब्सिडरी अलायंस में कुछ स्टेट थे जो आ गए थे। द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स एक अनदर पॉलिसी थी, जैसे सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस की थी, इसी तरह जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स था वो किसने, कंपनी का कंट्रोल बढ़ाने के लिए दूसरी पॉलिसी थी जो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी। ओके, सो द पॉलिसी स्टेटेड दैट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द रूलर ऑफ सब्सिडरी स्टेट विदाउट लिविंग अ नेचुरल हेयर टू द थ्रोन, द डिक्रीज टेरिटरी वुड लेव और पास इनटू द ब्रिटिश हैंड। तो जो सब्सिडरी स्टेट है, अगर आपने सब्सिडरी अलायंस के तहत जो स्टेट है, अगर उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी राजगद्दी संभालने वाला कोई नहीं है, थ्रोन पे बैठने वाला, तो जो टेरिटरी है उस राज्य की वो अपने आप ही ब्रिटिशर्स को मिल जाएगी अगर कोई शासक नहीं है। झांसी, सतारा, नागपुर वर अनेक्स यूजिंग दिस पॉलिसी। और झांसी, सतारा जैसे जो कुछ राज्य हैं उनको इसी तरीके से अपने कब्जे में लिया था। जैसे झांसी की रानी ने कितना लड़ा था कि उनका पुत्र नहीं है, लेकिन हाँ उनकी टेरिटरी वो खुद रूल कर सकती हैं। अराउंड द सेम टाइम अवध वॉज
ऑल्सो एनेक्स ऑन द एक्सक्यूज दैट इट वॉज बीइंग मिसरूल्ड बाय द नवाब वाजिद शाह, जो कि इसी टाइम पे ये एक्सक्यूज़ बनाया गया कि जो अवध है वो अच्छे से रूल नहीं कर रहा है, जो नवाब वाजिद शाह है वो मिसयूज़ कर रहा है, वो रूलर्स अच्छा नहीं है, इसीलिए उसको भी हटा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ऑल्सो फोर्स द निज़ाम ऑफ हैदराबाद टू सीट बिरार टू द ब्रिटिश। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद से कहा कि आप अच्छे रूलर नहीं हो, इसीलिए आप ब्रिटिशर्स को हैदराबाद दे दो। मोर ओवर द टाइटल्स ऑफ द रूलर ऑफ कर्नाटक, सूरत एंड द तंजौर वर ऑल्सो अबॉलिश्ड। ये जो कर्नाटक वगैरह ये जो वो थे सरनेम थे वो हटा दिए गए। विद दिस द ब्रिटिश एम्पायर कंट्रोल द ऑल द प्रिंसली स्टेट एंड इट बिकेम द बिगेस्ट पॉलिटिकल यूनिट इन द सबकॉन्टिनेंट। वो जो प्रिंसली स्टेट थे तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स और सब्सिडियरी लैंड से जितनी भी टेरिटरीज इसके कम कब्जे में आई थी, तो ये प्रिंसली स्टेट अपने कब्जे में ले लिया था। ये बिगेस्ट पॉलिटिकल यूनिट बन गई। आज तक कोई ऐसी पावर नहीं आई थी जो इतना ज़्यादा रूल की हो या फिर इतना ज़्यादा किसी सब कॉन्टिनेंट में ऐसी पावर हो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमने ये पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।